हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश है और मैं डिग्रुप.com से हूं। और पर्टिकुलरली हम लोग कंसल्टिंग फर्म है डिग्रुप.com जो कि रियल एस्टेट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है। और एज फार एज मी इज कंसर्न, हम लोग नोएडा एक्सटेंशन का जो एरिया है जो कि नोएडा से लगा हुआ है, जिसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट भी कहते हैं, यहाँ पर हम लोग अपनी कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और आज हमारे साथ रिग्रुप के को फाउंडर मिस्टर विवेक रमन हमारे साथ हैं। और जैसे कि रिग्रुप की प्रेजेंस जो है पैन इंडिया है, मोर देन 50 ऑफिस के साथ रिग्रुप पैन इंडिया काम करता है। मैक्सिमम हर स्टेट में हमारे ऑफिस हैं। 500 डेवलपर के साथ, मोर देन 500 डेवलपर के साथ रिग्रुप अटैच्ड है, काम कर रही है, डेली ट्रांजेक्शन अटैच करती है। तो आज हम विवेक जी से हम कुछ एडवाइस लेने वाले हैं नोएडा एक्सटेंशन को लेके, स्पेशली कमर्शियल प्रॉपर्टीज, बिकॉज विवेक जी नोएडा एक्सटेंशन में ही रह रहे हैं 7 साल से। तो ही इज वेरी मच अवेयर अबाउट द लोकेशन एंड ऑल। तो हम आज विवेक जी की थोड़ी एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें जो इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड है उनके लिए बहुत सारी काम की चीजें आने वाली हैं। तो विवेक जी, स्वागत है आपका। तो सवाल जवाब करने से पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि आप लोगों को बताएं कि आप एक इतनी हाई प्रोफाइल जॉब छोड़ के और अपने रियल एस्टेट बिजनेस ने आपको कैसे अट्रैक्ट किया, और एक सिंगल पहले बुकिंग से लेके आज की डेट में पूरे पैन इंडिया काम कर रहे हैं, इतना बड़ा अपने वेंचर बनाए हुए हैं, ग्रुप को एस्टेब्लिश किया है। तो थोड़ा सा हम चाहते हैं आप जर्नी अपनी थोड़ी एक्सप्लेन करें। थैंक यू मुकेश जी। मेरा एक्चुअली जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैं एक काफ़ी बड़ी एमएनसी में जॉब करता था, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। और मैं दिल्ली एनसीआर में खुद आया था एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और मैंने, क्योंकि मेरे को अपना बिजनेस स्टार्ट करना था, बट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको अपना कैपिटल चाहिए होता है। तो जब मैं दिल्ली एनसीआर में आया था तो मैंने सबसे पहली जो प्रॉपर्टी इन्वेस्ट की थी वो नोएडा एक्सटेंशन के अंदर ही इन्वेस्ट की थी। और वो प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा अप्रिशिएट की कि मैंने उस प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट करके फिर मैंने इतना ज़्यादा मुझे पसंद आया ये बिजनेस की मैंने रियल एस्टेट ब्रोकरेज बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और मुझे आप ऑलमोस्ट नोएडा एक्सटेंशन में मैं 2009 से ये मार्केट देख रहा हूँ, और शिफ्ट हुए मुझे 7 साल हो गए। और आज की डेट में हम बैंगलोर, मुंबई, आंध्र प्रदेश, हर स्टेट में काम करते हैं, टॉप ए रेटेड बिल्डर के साथ में काम करते हैं। ग्रेट सर। और सर नोएडा एक्सटेंशन में आप, क्योंकि ये जो लोकेशन है सर आज की डेट में इसको मोस्ट हैपनिंग लोकेशन कहा जाता है। अगर मैं पूरे एनसीआर की बात करूं तो, क्योंकि बहुत ज्यादा डेवलपिंग एरिया है आज की डेट में, गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी बहुत ज्यादा फोकस रखती है इस पर्टिकुलर एरिया पे। तो आज हम थोड़ा सा आपसे एडवाइस करना चाहते हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल और कमर्शियल दो ही तरीके के इन्वेस्टमेंट है। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में जो एक जनरल वर्ड है अगर एज ए बायर की लोकेशन और जिसे मैं कह सकता हूं ऑफर। जनरली लोग अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उन्हें एक लोकेशन और एक ऑफर, दो ही चीजें मिलती हैं जनरली देखने को। बट मैं आपसे जानना चाहता हूं ऐसे क्या हिडन पॉइंट्स हैं कि जो एज ए इन्वेस्टर या जो एक बायर है उसको इनसे हटके कुछ आप चीजें बता पाए कि लोकेशन और ऑफर से हटके और कुछ चीजें जो उनके काम किया सके। मुकेश जी, आपने एकदम सही कहा। जनरली हमारे पास भी काफी इंक्वायरीज आती हैं पूरे इंडिया में, तो लोग यही पूछते हैं कि किस लोकेशन पे प्रॉपर्टी और क्या बेस्ट ऑफर आप दे रहे हो, है ना। ये कॉमन ट्रेंड है, जबकि इससे बहुत ज्यादा चीजें, फैक्टर्स होते हैं जो हमें चेक पॉइंट्स होने चाहिए कंसिडर करने के लिए। बट उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेरे को ऑलरेडी 2009 से नोएडा एक्सटेंशन देख रहा हूँ, वो स्पेशली कमर्शियल प्रॉपर्टीज देख रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है नोएडा एक्सटेंशन में आज की डेट में 50 से ज्यादा सोसाइटीज रेडी हो गई है जिसमें लोग रह रहे हैं, और करीब 2.5 से 3 लाख की पॉपुलेशन आ चुकी है। और प्रॉपर्टी आपकी कमर्शियल जो अप्रिशिएट करती है वो अप्रिशिएट करती है वहां के लोगों से। अगर आज की डेट में आप नोएडा एक्सटेंशन में देखो तो कई तरह की कम्युनिटीज बन गई हैं, साइकिलिंग क्लब कई तरीके चल रहे हैं, आपके रामलीला ट्रस्ट हो गए हैं, और आपके साई सेवा समिति, इस तरह की कम से कम 50-60 कम्युनिटी बन गई है जो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और एक दूसरे को एंजॉय करने के लिए आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो ये जो कम्युनिटी होती है, जो ये लोग होते हैं, यही एक्चुअली ऑडियंस होती है किसी कमर्शियल के लिए। तो अगर ये एक प्रॉस्पर लोग हैं और एक अच्छे लोग हैं तो प्रॉपर्टी के प्राइसेस वहां से बढ़ते हैं। और एक बहुत बड़ा, मैं आप चेक पॉइंट पे भी आऊंगा कि क्या चेक पॉइंट कंसीडर करना चाहिए। बट एक एज ए रियल एस्टेट होल कंसेप्ट अगर आप देखो, नोएडा एक्सटेंशन अपने आप में बहुत बड़ी जगह है, इसको अभी कम से कम 15-20 साल लगते रहेंगे, डेवलप होता रहेगा। कुछ पॉकेट्स बहुत ज्यादा डेवलप कर चुके हैं। अगर आप देखो, मैं जहां पे मैंने इन्वेस्ट किया था, आज की डेट में वो एरिया ओवर क्राउडेड हो चुका है। और
वहां के सारे प्रॉपर्टी के प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर गए हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि नोएडा एक्सटेंशन के कुछ और पॉकेट्स में जाना चाहिए, जहां भी 50-60 हजार 70 हजार पॉपुलेशन आई और 6 महीने में या 1 साल में और पॉपुलेशन आने वाली हो, 1.5-2 लाख हो जाए, तो वो पोटेंशियल एरिया होता है इन्वेस्टमेंट के लिए कमर्शियल। क्योंकि जब वहां पे लोग शिफ्ट होंगे तो ऑब्वियसली अगर वहां पे अंडर कंस्ट्रक्शन कोई कमर्शियल चल रहा है तो वो अप्रिशिएट करेगा, वहां की रेंटल वैल्यू बढ़ेगी। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ मैं आपको बहुत चेक पॉइंट्स बताता हूँ, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। और वैसे तो ब्राउचर में मैं मेट्रो के बारे में, हॉस्पिटल, स्कूल के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो तो हर ब्राउचर में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा या कोई भी आपको बता देगा, तो वो नॉलेज नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका एक फैक्टर होता है कमर्शियल में इन्वेस्ट करने के लिए कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कमर्शियल में आप करना क्या चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। कमर्शियल 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो होता है ऑफिस स्पेस, दूसरा आपका होता है आपका शॉप। आपको लेना क्या है एग्जैक्टली। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे तो ऑफिस लेना है, शॉप लेना है। पहले आप अपने आप को आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद आपका क्या पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, कि आप सेल्फ यूटिलाइज के लिए लेना चाहते हैं, कि आप ऑफिस खोलेंगे या शॉप खोलेंगे तो खुद यूटिलाइज करेंगे, कि सिर्फ वैल्यू एप्रिसिएशन के लिए लेना चाह रहे हैं, या आप लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन के लिए लेना चाह रहे हैं कि आप रखोगे इसको 10 साल तक, या आपका पर्पस है रेंटल निकालना उससे, कि आपको हर महीने एक रेंटल आता रहे। कई लोगों का ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं इस प्रॉपर्टी को 10-15 साल तक रखूंगा, रेंटल जो आ रहा है, मैं जब रिटायरमेंट होगा इसको बेच दूंगा तो मुझे एक मोटा अमाउंट मिलेगा। तो आपका अपना खुद का पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। कंफ्यूज मत रहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। रियल एस्टेट बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल इंडस्ट्री से ज्यादा। मैं खुद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से आया हूं और ये बहुत इजी टॉपिक नहीं है, इसलिए इस तरह की इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी। दूसरा मैंने आपको जो बताया था नेबरहुड नॉलेज, वहां से कनेक्टेड रोड कौन सी निकल रही है, उस कमर्शियल पे उसके आसपास कितनी सोसाइटीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी प्रॉपर्टी को अप्रिशिएट करने के लिए। फिर एक आता है परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल। लोग ये सोचते हैं कि प्रॉपर्टी तो ले ली मैंने, लेकिन उसमें जब खरीदार आएगा तो वो कौन से लोग होंगे, वहां जो लोग रह रहे हैं उनकी परचेसिंग पावर है भी कि नहीं। जब आपने शॉप अपनी खुद की खोली या किसी को रेंट पे दी और लोग ही नहीं खरीदने आ रहे हैं तो कोई पर्पस नहीं है उसका। अगर वहां के लोग अच्छे हैं या आईटी कंपनीज में काम कर रहे हैं जिनकी अच्छी सैलरी है तो वही परचेसिंग पावर अच्छी होगी। जब परचेसिंग पावर अच्छी होगी तो शॉप या ऑफिस स्पेस ऑटोमेटिक चलेगा अपने आप में। वो एक बहुत ये छोटा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंसिडर करने के लिए। जैसा कि आपने बताया लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज ऑलवेज किंग। इसको मैं किंग कहता हूं, किंग है ऑलवेज। बट इसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमें ये देखने के लिए, जहां पे प्रॉपर्टी है हम ये कहते हैं कि यहां पे नियरेस्ट मेट्रो आ रही है जी। उस कमर्शियल प्रॉपर्टी में आउटसाइडर आएंगे कि वहां के लोकल लोग रह रहे हैं वो आएंगे, जो लोकल रह रहे हैं वो लोग आएंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटसाइडर जो आ रहा है उसका उतना कंसिडरेशन नहीं है कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेके। जो आसपास के अपार्टमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोकेशन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसी के अंदर एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, इन्वेंट्री। हमने प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर ली, ये जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए कंसीडर कर लिया हमने, हमें सब कुछ पसंद आ गया। अब इन्वेंट्री की बात आती है। तो इन्वेंट्री जो होता है उसमें से भी कुछ खराब इन्वेंट्री होती है, कुछ अच्छी होती है। आप सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर आपको खराब यूनिट मिल गई तो वो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट ही नहीं करेगी कभी भी। अब वो यूनिट किसके पास होती है? वो यूनिट या तो बिल्डर के पास होती है, या इन्वेस्टर्स के पास होती है, या बड़े प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के पास में होती है, जो प्रीमियम यूनिट जिनको हम कहते हैं। तो उस लोकेशन के अंदर प्रीमियम यूनिट भी निकालना अपने आप में बड़ी चीज है, तो वो यूनिट भी कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कमर्शियल के, स्पेशली जो मैं हमेशा सबसे कहता हूं कि लीजिंग। अगर बिल्डर उस कमर्शियल प्रॉपर्टी का 30-40% हिस्सा अपने पास रख रहा है, इसका मतलब वो कमर्शियल सक्सेसफुल होगा, क्योंकि बिल्डर का इंटरेस्ट उसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो उसको लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करेगा। वो एक ब्रांड को लेके आएगा, वहां पे रखेगा, क्योंकि उसका ब्रांड के साथ में रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल होता है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, इसको एक रेस्टोरेंट आता है, कोई बड़ा सा रेस्टोरेंट आता है, कोई भी एक रेस्टोरेंट हम ले लेते हैं, बहुत बड़ा ब्रांड नेम है। तो वो जो बिल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें उसका रेवेन्यू शेयरिंग होता है, दोनों को जो भी पैसा 100 रुपीज अर्न हो रहा है उसमें से 20-30 बिल्डर रखेगा। तो बिल्डर का इंटरेस्ट रहता है हमेशा कि बड़े ब्रांड्स को अपने यहाँ रखे, और जब बड़े ब्रांड्स वहां आ जाएंगे तो फुटफॉल भी बढ़ेगा।
क्योंकि वही सेम फुटफॉल क्रॉस होता है। आपका मूवी देखने आ रहा है तो वो फूड कोर्ट में जाएगा, है ना। कोई अगर वेस्ट साइड खुला है तो वेस्ट साइड से वो अंदर जाएगा, दूसरी दुकान में खरीदेगा। तो लीज जो होता है वो बिल्डर के हाथ में रहे 30 to 40%, तभी सक्सेसफुल रहेगा। मैंने कई फेलियर देखे हैं जिसमें बिल्डर लीज नहीं करता है, सारी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट करके निकल जाता है। तो जब भी आप बात करें तो बिल्डर अगर आपसे ये बात कंसीडर करके कहता है कि हाँ 30-40% तक या 20-25% तक भी अपने पास रखता हूँ, तो इसका मतलब दैट इज द सेफेस्ट थिंग है। आपको अच्छा रेंटल और अच्छी चीजें उसमें मिलती रहेंगी। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसीडर करने के लिए। जी, बहुत अच्छा बताया सर आपने। ये वैसी चीजें हैं जो जनरली एज अ बायर खाली प्राइसिंग और इन्वेंट्री तो बहुत अच्छी चीज बताई आपने, बिकॉज प्रीमियम यूनिट जो आप ले रहे हैं वो जनरली ओपन मार्केट में हर किसी के पास नहीं होती है, जो कि एक्चुअल मेन पॉइंट है कि आप जो पैसा ले रहे हैं आपको चीज अच्छी आप कैसे ले रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछना चाहूंगा, आपने काफी चीजें बताई कैसे लेनी चाहिए, क्या देखना चाहिए, बट एज ए इंडिविजुअल बायर अगर मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं या मेरा इंटेंट है कि नहीं भाई कमर्शियल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने चाहिए, तो फर्स्ट स्टेप मतलब मुझे डायरेक्टली बिल्डर्स के पास जाना चाहिए। आप जैसे मैंने आपका वीडियो देखा या आपसे नॉलेज ली या लोगों उससे मुझे लेके डायरेक्टली मार्केट में चले जाना चाहिए, बिल्डर के पास चले जाना चाहिए, या कंसल्ट जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होते हैं उनके थ्रू सर्च करना चाहिए या ऑनलाइन सर्च करना चाहिए। तो इस पे आप थोड़ा सा बताएं कि परफेक्ट सर्च क्या होना चाहिए, परफेक्ट बंदा मैं कनेक्ट करे बायर, ठीक है ना, और उसकी जो रिक्वायरमेंट है या जो भी उसकी पॉइंट्स हैं वो सारा उसके फुलफिल हो जाए। देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका जो काम है उसको वो करने देना चाहिए, है ना। क्योंकि हम क्या करते हैं, डॉक्टर का काम अगर डॉक्टर नहीं करेगा, हम खुद तो मेडिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है, छोटी मोटी बुखार है हम दवा ले लेते हैं उसके लिए, लेकिन अगर हमें कुछ बड़ी चीज अगर प्रॉब्लम है तो हम डॉक्टर के पास ही जाएंगे। तो जो जिसका काम है उसी को आप दीजिए। अगर आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो आप उसका काम रियल एस्टेट कंसल्टेंट को ही करने दीजिए, क्योंकि उसको लोकल नॉलेज होती है, डोमेन नॉलेज होती है उस जगह की। आप एक आउटसाइडर हो, आप वहां अगर क्योंकि एक लोकल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट दिन भर सुबह शाम कई साल वहां रहा है तो उसको सारी लोकल नॉलेज होती है। आप एक आउटसाइडर से आते हो, ब्राउशर पढ़ के आते हो और आप 4 इंफॉर्मेशन कहते हो, वही सबसे पूछते चलते हो। एक सर्वे निकला था, एक प्रॉपर्टी खरीदने से पहले 500 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। अगर आप 500 किलोमीटर रेडी है ट्रैवल करने के लिए, और मेरे ख्याल से 500 किलोमीटर एक दिन में तो ट्रैवल नहीं कर सकते, तो कम से कम आपको लग जाएंगे 6 से 7-8 महीने सब कुछ रिसर्च करके सब फाइनल चीज पे पहुंचने के लिए। तो पता चला तब तक तो प्रॉपर्टी प्राइस भी शूट करके ऊपर चलेगा या सारी प्रॉपर्टी बिक गई, है ना। और आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, पैसा इन्वॉल्व है, तो कंसल्टेंसी इन्वॉल्व होगी ही होगी। जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग में आप किसी एक एडवाइजर से एडवाइस लेते हो, वैसे रियल एस्टेट भी है। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस भी है मेरी तरफ से, किसी से भी आप प्रॉपर्टी खरीदे हैं किसी कंसल्टेंट से, तो 2 इंपॉर्टेंट चीज जरूर देख लीजिएगा। एक रेरा, आप सबको पता होगा, रेरा होम बायर के लिए बनाया गया है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि 2016 से पहले नहीं थी। बिल्डर प्रॉपर्टी बनाता था और कुछ भी कमिटमेंट करके कुछ देता था। अब आज की डेट पे रेरा भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा पॉइंट छूट गया था, रेरा बिल्डर का चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस रेरा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का भी होता है। अब रेरा भी 2 टाइप के होते हैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के लिए, एक रिटेल होता है, एक इंस्टीट्यूशनल होता है। इंस्टीट्यूशनल रेरा जो होता है उसमें बहुत हैवी फीस देनी पड़ती है। हमारे जैसे रिग्रॉक को बहुत हर स्टेट में हमें लाइसेंस लेना पड़ता है वहां की लोकल गवर्नमेंट से। हमारा रिकॉर्ड होता है गवर्नमेंट के पास में, क्योंकि अगर हम भी कुछ गलत करेंगे, कुछ गलत कमिटमेंट करेंगे तो गवर्नमेंट हमारा लाइसेंस कैंसिल कर देगी काम करने के लिए। तो आप हमेशा इंस्टीट्यूशनल रेरा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को ही आइडेंटिफाई करें, उनसे आप इवन सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं कि आप अपना कंपनी का मुझे सर्टिफिकेट दीजिए। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कल को कुछ गलत हुआ तो आप गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं और उसका रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। वैसे तो रेरा की वेबसाइट पे उनकी सारी डिटेल पड़ी होती है। अब एक नॉर्मल जो जनरली क्या होता है कि एक नॉर्मल बंदे से अगर कोई प्रॉपर्टी लेता है तो उस केस में क्या होता है कि वो आपको सिर्फ वो बताता है जो एक ब्राउशर पे लिखा होता है, जो आप खुद भी पढ़ सकते हो, है ना, और उसका कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड नहीं होता है, तो वो आपके साथ फिर आपको वो गलत प्रॉपर्टी में एंटर करा देता है। ये आपने बहुत अच्छी बताई सर। रेरा चेक करना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, और रिग्रोप तो ऑलरेडी पैन इंडिया का एक्सपीरियंस है। तो सर इसको मैं थोड़ा सा एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे। आपने रिसेंटली अभी एक अपनी नई विंग स्टार्ट करी है, रिग्रोप कैपिटल। तो रिग्रोप कैपिटल के बारे में थोड़ा सा बताएं कि रिग्रोप कैपिटल एक्चुअली में कैसे काम कर रही है,
एंड क्योंकि रियल एस्टेट तो ऑलरेडी रिग्रोप कर ही रहा था, बट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द न्यू इन रिग्रोप कैपिटल? मुकेश जी, ये मेरा बड़ा क्लोज टू हार्ट है, ये मेरा प्रोजेक्ट रिग्रोप कैपिटल, और इंडिया में भी ऐसी सर्विसेज स्टार्ट नहीं हुई है बिकॉज मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री से आया हूँ, तो वहाँ पे कंसल्टेंसी होती है, रियल एस्टेट में कंसल्टेंसी नहीं है। और मैं ना अपनी अभी की रिसेंट किताब लिख रहा हूँ कि हाउ टू बिकम अ मिलियनर रियल एस्टेट इन्वेस्टर, है ना। तो वो बुक लिख रहा हूँ। तब मैं जब वो बुक लिखते लिखते मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना इसी के ऊपर मैं एक डिवीजन स्टार्ट करूं रिग्रोप के अंदर, रिग्रोप कैपिटल, जो कि 100% कमर्शियल से रिलेटेड हो और जिसमें छोटे टिकट साइज हो चाहे बड़ा टिकट साइज हो, कोई भी आए और इन्वेस्ट करे और एक मिलियनर रियल एस्टेट इन्वेस्टर बने। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था, मैंने शुरू में बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट किया था जहां से मुझे बहुत अप्रिशिएट मिली प्रॉपर्टी, और मैंने उससे ही बिजनेस स्टार्ट किया था। तो ये उसी का पार्ट समझ लीजिए कि रिग्रोप कैपिटल एक कमर्शियल डिवीजन स्टार्ट हो रहा है। हमने पहला डिवीजन नोएडा एक्सटेंशन में लॉन्च किया, अब इसके बाद हम पूरे इंडिया में जा रहे हैं, जिसमें सजेस्ट करेंगे कि कमर्शियल प्रॉपर्टी, ये तो मैंने आपको 5-7 चेक पॉइंट्स बताए थे, ऐसे हमारे पास 25-30 चेक पॉइंट्स होते हैं जिसपे हम प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं सारी चीजों को, और हमारी पूरी रिसर्च टीम होती है और आइडेंटिफाई करती है कि यही प्रॉपर्टी हम अपने कस्टमर को देंगे। ऐसा नहीं है कि आप मेरे पास आए, मैंने आपको 100 प्रॉपर्टी बता दी कि आप ये भी देख लीजिए, वो भी देख लीजिए, ये भी देख लीजिए। हम आपको हमारी रिसर्च टीम आइडेंटिफाई करके कुछ प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करके रखी हैं, वही हम अपने इन्वेस्टर को रिग्रोप कैपिटल में हम एडवाइस करते हैं। ग्रेट सर, आपने काफी चीजें बताई कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या चेक पॉइंट्स होने चाहिए, स्पेशली नोएडा एक्सटेंशन को लेके। तो मैं इस चीज को थोड़ा कंक्लूड करूंगा, लेकिन जाते जाते आपसे स्पेशली मैं कुछ प्रोजेक्ट जो, क्योंकि आप नोएडा एक्सटेंशन में रहते हैं, तो आप कुछ प्रोजेक्ट एडवाइस कर पाए, अगर एज ए बायर मैं रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी देख रहा हूँ कमर्शियल में या अंडर कंस्ट्रक्शन, अगर मेरा चॉइस है, अभी फंड नहीं लगाना मेरे को पूरा, तो कुछ प्रोजेक्ट्स आप बता पाए कुछ बिल्डर्स के नाम पे, जहां पर थोड़ा सा आइडिया लगे कि हाँ किस तरह के डेवलपर है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। तो अभी हमने 3-4 डेवलपर के साथ में क्लोज वर्किंग की है, जो हम लोग रिग्रोप कैपिटल में रिसर्च करके, और भी हम लोग बिल्डर ऐड कर रहे हैं, और हमारा इन्वेस्टमेंट आप 30-35 लाख से भी स्टार्ट हो जाता है नोएडा एक्सटेंशन में। जैसे कुछ अच्छे डेवलपर हैं, मैं उनका नाम बताना चाहूंगा, जिन्होंने पास में भी डिलीवरी की है, और हमारी रिसर्च टीम ने भी हमें बताया है कि इनके पास रिकॉर्ड बहुत अच्छे, इनके बुक्स बहुत अच्छे हैं, इनकी लोनिंग बहुत अच्छी है। जैसे गैलेक्सी हो गया आपका, यूफेरिया प्रोजेक्ट हो गया आपका, NX1 हो गया, तो ये 3-4 प्रोजेक्ट अभी बहुत अच्छे हैं जो हमारी रिसर्च टीम हमें सजेस्ट कर रही है। बट अगर कोई हमसे प्रॉपर्टी हमसे इंक्वायरी करता है तो हम उसको और इन डेप्थ में रिसर्च बना के देते हैं। और अभी कुछ नए डेवलपर ने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं सर नोएडा एक्सटेंशन में, ATS भी कमर्शियल में आ गया है। ATS भी काफी अच्छा डेवलपर है, सॉरी मैं भूल गया था। ATS ने अपना ऑफिस स्पेस लॉन्च किया है, कमर्शियल के अंदर शॉप्स भी लॉन्च की हैं। मतलब आप, ये भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कंसिडर करने के लिए, क्योंकि बिल्डर के साइड में बहुत चीजें चेक करनी पड़ती है, हमारी टीम को बहुत इंडेप्थ करना पड़ता है कि बिल्डर के सारे लैंड यूज क्लियर होने चाहिए, आपके बैंकर की तरफ से क्लियरेंस होना चाहिए, बहुत लीगलिटीज होती हैं जो कि कॉमन बायर को ढूंढने में बहुत परेशानी होती है, चेक पॉइंट्स क्लियर करना। तो हम ये कहते हैं हम एक डॉक्टर की तरह है, हम इलाज करने को रेडी हैं और सही तरीके से। तो रियल एस्टेट को एक ऑर्गेनाइज तरीके से हमने लॉन्च किया है इंडिया के अंदर, और एक राइट एडवाइस देना चाहते हैं। तो नोएडा एक्सटेंशन के बायर्स के लिए सर कुछ एक लास्ट मैसेज आप देना चाहें कि एरिया इतना डेवलपिंग है ये, कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ एक लास्ट मैसेज आपकी तरफ से नोएडा एक्सटेंशन के बायर्स के लिए जाए कि क्यों नोएडा एक्सटेंशन आए बस वो, व्हाट इज द बेस्ट इन नोएडा एक्सटेंशन। नोएडा एक्सटेंशन की सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये प्लांट सिटी है अपने आप में, पूरे एशिया में एक पहली ऐसी सिटी है जो प्लांट है। यहाँ की अगर आप रोड्स आके देखेंगे तो इतनी वाइड रोड्स हैं, और यहाँ की जो अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपका पीने का पानी हो गया, सब कुछ प्लांट है। अगले 30-35 साल के लिए ये प्लांट है, सारी चीजें, सारे फ्लाईओवर्स प्लांट है, मेट्रो प्लांट है। और अगर आप देखो यहाँ पे एक बड़ी मिक्स कम्युनिटी रहती है, ज्यादातर लोग बाहर के ही हैं यहाँ पे, यहाँ के लोग नहीं है लोकल, पूरे इंडिया से लोग यहाँ पे आए हैं, और मोस्टली सारे IT ओरिएंटेड पीपल हैं यहाँ पे। तो जैसे कि आपने बात करी परचेजिंग पावर, बिकॉज़ परचेजिंग पावर है, हाँ, तो इट्स काइंड ऑफ ए हेवन वी कैन से फॉर द इन्वेस्टर एंड द जिन्हें अपने काम करना है। हाँ, और अभी रिसेंटली यहाँ से डायरेक्ट हाईवे भी बना रहे हैं जेवर एयरपोर्ट के लिए ये लोग, डायरेक्ट जेवर एयरपोर्ट। तो आई थिंक आप यहाँ से डायरेक्टली 30-35 मिनट्स में आप एयरपोर्ट पहुंच जाओगे। ये बहुत बड़ी बात है, 35 मिनट्स में आप एयरपोर्ट पहुंच जाओ।
और ऑलरेडी बड़े SEZ यहाँ पे डेवलप हो चुके हैं। SCL की अपने 125 एकड़ की जमीन है जो यहाँ पे लेके आ रही है। थैंक यू वेरी मच विवेक जी, आपने बहुत अच्छे से एडवाइस करा। तो हमने नोएडा एक्सटेंशन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ली विवेक जी से। तो रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि नोएडा एक्सटेंशन में आप लोग आए, इन्वेस्ट करें। कोई इंक्वायरी आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज को लेके हो तो आप हमारे IVR नंबर हमारे जो नीचे है इसमें आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी टीम आपको प्रॉपर असिस्ट करेगी। जितने भी चेक पॉइंट्स विवेक जी ने अभी बताया उन्हीं सारे चेक पॉइंट्स के ऊपर को लेके, और आप प्लीज हमसे कनेक्ट करिएगा। और थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।